ठीक है, डॉक्ट्रिन्स हमने पढ़ा था, क्या डॉक्ट्रिन्स कैन बी रिवाइज? Why doctrines are important? Because lot of questions are asked, right? कुछ भी नया जजमेंट आता है, कोई नया पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है, तो उसके पीछे एक डॉक्ट्रिन होता है, ठीक है? अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी तमिलनाडु का एक केस है गवर्नर का। सो सुप्रीम कोर्ट ने, गवर्नर ने जो है ही took the decision on his own, right, regarding some policy and law which is not his role, it is the role of उसने एक तरह से हटा ही दिया, डिसमिस कर दिया, बट पॉलिसी के रिगार्डिंग उसने ये डिसीजन लिया, राइट, ऑनलाइन गेमिंग, ई लॉटरी, गैम्बलिंग का। सो ही टुक द डिसीजन, बट सुप्रीम कोर्ट गिव द जजमेंट कि भाई यू आर नॉट सपोज, यू हैव डिस्क्रिशन, राइट, बट योर डिस्क्रिशन इज नॉट एब्सोल्यूट एज पीपल इंटरप्रेट, राइट। तो लक्ष्मीकांत बोलता है कि गवर्नर हैज लॉट ऑफ हिज इंडिविजुअल डिस्क्रिशन, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से क्लियर हो गया कि उसके पास एब्सोल्यूट इंडिविजुअल डिस्क्रिशन नहीं है, फाइन। सो गवर्नर विल हैव टू समवेयर एक्ट as per the if not say influenced but the advice of the council of minister. So governor's position is similar as that of president. The only difference is that governor, because being the agent of center also and the head of the state also, तो उसके पास थोड़ी dual roles आ जाते हैं, right? president के साथ ऐसा कुछ है नहीं, president union government का agent नहीं है, right? in fact union government उसकी agency है, president के नाम पे ही सारा governance होता है, right? fine. So doctrines important है, right? What doctrines we did? Let's just recap. Doctrine of, right? What is it? Severability. Whenever a law, right, is made, ठीक है, लॉ के बनाने के बहुत स्टेप्स होते हैं। लॉ पहले प्रपोज होता है, राइट, पहले रिव्यू होता है, प्रपोज भी नहीं होता। पहले लॉ, उसका टाइटल डिसाइड होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट या प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। अब ये टाइटल पहले डिक्लेयर हुआ, राइट, टाइटल से पता चलेगा लॉ का स्कोप क्या है। सो वंस द टाइटल इज डिफाइंड कि भाई दिस इज द टाइटल एंड विद इन दिस टाइटल नाउ द स्कोप ऑफ द लॉ इज डिफाइंड। सो कैबिनेट, राइट, डिसाइड्स दिस, देन कैबिनेट मेक्स द प्रोविजंस, राइट, बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ कंटिन्यूअस डेलीगेशन, यू अंडरस्टैंड दिस। पार्लियामेंट ने ऑलरेडी उनको बोला हुआ है कि तुम लॉ बनाओ और हमारे पास लेके आओ, अदरवाइज लॉ कौन बनाता? पार्लियामेंट बनाता, राइट। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन तो कंटिन्यूअसली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यू अंडरस्टैंड प्रैक्टिकली हाउ इट इज विजिबल। इट्स नॉट दैट एवरी टाइम दे हैव टू डेलीगेट, यू अंडरस्टैंड, इट्स अ कंटिन्यूअस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज देयर। सो दे विल मेक द लॉ, मेक द प्रोविजंस ऑफ द लॉ। ये लॉ कैसे बनेगा? कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, दे विल कंट्रीब्यूट टू दिस लॉ। सी, सो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल इन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इमर्जेस। ये लॉ बना, प्रोविजंस बने, अब ये लॉ प्रूफ होगा फिर से, दे विल लुक इनटू द फाइनल थिंग्स, ड्राफ्ट बनेगा, राइट। ये ड्राफ्ट कन्वर्ट होगा बिल में। बिल क्या है? Fine. So today we'll talk about those things. What is a bill? बिल क्या है? प्रपोजल है, फाइन। बिल ये होता है और कुछ नहीं है। बिल इज अ ड्राफ्ट लेजिस्लेटिव प्रपोजल, फाइन। लेजिस्लेटिव प्रपोजल है ये, फाइनल जिसको बोला जाता है ना, जब कोई चीज फाइनल ड्राफ्ट हो जाता है, राइट। दिस कैन बी प्रपोज्ड बाय अ पब्लिक मेंबर, पब्लिक मेंबर मतलब गवर्नमेंट, कोई मिनिस्टर या कोई भी जो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है, राइट, और बाय द प्राइवेट मेंबर। प्राइवेट मेंबर कौन है? जो एमपी है या मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। सिटीजंस भी कर सकते हैं बट ओनली थ्रू देम। सिटीजंस डायरेक्टली कैन नॉट प्रपोज बिल, तभी तो बोलते हैं कि हमारे यहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेटिक डिवाइस है नहीं, फाइन। सो दे कैन प्रपोज दिस, राइट। अब ये जो प्रपोजल्स आएंगे, दे आर जनरली इन द नेचर ऑफ सम सोशल इंटरेस्ट, सोशल एक्शन, वेलफेयर एक्टिविटीज, उससे रिलेटेड होते हैं। गवर्नमेंट की कॉन्क्रीट पॉलिसी से रिलेटेड नहीं होते हैं। क्यों? बिकॉज ही इज नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, सो हाउ कैन ही डिसाइड हाउ मच मनी शुड बी स्पेंट? कोई भी ड्राफ्ट प्रपोजल आएगा, उसमें पैसा खर्च होगा, it will have financial implication, right? It will require system, organization, bureaucrats, people, everything will be required. So ये कौन होता है डिसाइड करने वाले कि गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च करेगी? So इनके जो बिल्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? सोशल एक्शन या पब्लिक इंटरेस्ट या वेलफेयर के लिए रिलेटेड होते हैं। वो गवर्नमेंट को टेक्निकली सजेस्ट करते हैं,
राइट. बहुत रेयरली प्राइवेट मेंबर बिल्स एक्सेप्ट होते हैं, राइट. आइदर प्रपोज भी नहीं होते हैं. So most of the bills will come through this route. Fine. So when you present a bill, now that bill, because it is a final draft, right, that goes to the president. बहुत सारे बिल जो है प्रेसिडेंट की जिसको बोलते हैं प्रायर रिकमेंडेशन, मनी बिल्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स है, राइट. प्रायर रिकमेंडेशन का मतलब क्या है? एंडोर्स, राइट. कहने का सेंस क्या? ट्राई टू अंडरस्टैंड. व्हेनेवर द बिल विल बी प्रेजेंटेड टू, लेट अस से अ बिल बना, राइट, ड्राफ्ट, ये गया पार्लियामेंट को, एनी हाउस, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज द नेचर ऑफ बिल. इट गोज टू द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट इसको अप्रूव करेगी, फाइन, फिर से भेजेगी किसको? प्रेसिडेंट को, राइट. दैट इज व्हाई वी कॉल इट्स अ प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट सिस्टम, राइट. ये कहा जाएगा प्रेसिडेंट को. वंस प्रेसिडेंट असेंट्स टू द बिल देन इट बिकम्स द एक्ट, राइट. लेकिन प्रेसिडेंट ने प्रायर रिकमेंडेशन दिया हुआ है तो क्या वो मना कर पाएगा? नहीं कर सकता. दैट इज द लॉजिक. जब प्रेसिडेंट ने ऑलरेडी बोल दिया है, राइट, कि बेटा अपने मन से भाग के शादी कर लो, है ना, तो जब तुम करके आओगे तो मना कर पाए? नहीं कर सकते. फाइन, ठीक है. तो ये ऑब्वियस है कि भाई इसने पहले ही तुम्हें आजादी दे दी, इससे पहले ही एक्सेप्ट करने के, भाई व्हेन आई एम प्रेजेंटिंग द बिल आई एम ऑलरेडी अप्रूविंग दिस इन दिस फॉर्म, जिस फॉर्म में है. फाइन, लेकिन प्रोसीजर तो फॉलो होगा ऑब्वियसली. व्हेन ही विल गो ही विल गिव हिज असेंट, राइट. सो प्रायर रिकमेंडेशन इसलिए किया जाता है, ये एक तरह का एग्जीक्यूटिव कंट्रोल है ओवर प्रेसिडेंट. ये गवर्नमेंट का कंट्रोल है ओवर द प्रेसिडेंट कि भाई बाद में कोई और डिसीजन ना ले ले. So you can say it is basically the executive which has already approved something, and executive wants it to happen the same way जैसे वो प्रेजेंट हुआ है. तो जहां भी प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट होता है वो एक तरह से इंडिकेशन है लेजिस्लेचर को भी कि भाई जैसा बना है वैसे ही मोर और लेस पास करना है. ठीक है. ऑब्वियसली लेजिस्लेचर हैज इट्स ओन विल, राइट, बट मोर और लेस बिकॉज द गवर्नमेंट हैज मेजॉरिटी कंट्रोल इन द पार्लियामेंट. तो अगर कोई चीज प्रायर रिकमेंडेशन से जारी है प्रेसिडेंट के तो सबको पता है कि यार मोर और लेस executive, not legislature. Obviously, that is why parliamentary democracy is dominated by the executive, not by the legislature. The party which has majority in the parliament will form the government, and that is how it can influence. Right? It may at least influence the lower house. लोक सभा को तो influence कर सकता है, चाहे राज्यसभा को ना कर पाए. You are able to understand? Fine. So ये bill जाता है, ये bill present होता है. Fine. So whenever a law will be made, right? It will be made in totality. पूरा law बना. फाइन, बट इस लॉ का एक पोर्शन सुप्रीम कोर्ट में गया एज अ पिटीशन, PIL, राइट, और रिट इन एनी फॉर्म, इट गोज टू द सुप्रीम कोर्ट. कोर्ट बोलते हैं कि भाई ये पार्ट जो है लॉ का ठीक नहीं, इट सीम्स टू बी इनकंसिस्टेंट विद बेसिक डॉक्ट्रिन. अब तो उसके पास कोई और बेसिस है नहीं, बेसिक डॉक्ट्रिन ही तो है, या कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के अगेंस्ट जा रहा है, राइट. तो दैट पार्ट ऑफ द लॉ विल बी सीवियर्ड, राइट, प्रोवाइडेड कि ये जो रेस्ट ऑफ द लॉ है ये इंप्लीमेंट हो सके. अगर इसके हटने से रेस्ट ऑफ द लॉ इंप्लीमेंट नहीं हो सकता तो पूरा लॉ खत्म. फाइन, पूजा, इज इट अंडरस्टैंडेबल? राइट, फाइन. सो इफ, क्यों? बिकॉज़ ऑब्वियसली इफ दिस इज द ऑपरेशनल पार्ट, सो इफ दिस इज रिमूव्ड देन दिस विल नॉट बी इंप्लीमेंटेड, राइट. दैट इज द ब्यूटी ऑफ सेवरेबिलिटी कि भाई वो गलत होने ही नहीं देगा. इट विल नॉट लेट द रॉन्ग हैपन. द लॉ व्हिच इज लेफ्ट should be consistent with the constitutional provisions, right? That means if it is not, then the executive had made this law with a wrong intention. है ना, procedure follow किया लेकिन substance of the law, right, नहीं किया. Right. Colorable legislation, obviously you know that you cannot camouflage, you cannot manipulate a substance of the law. Procedure भी और substance भी दोनों, right? अब एग्जीक्यूटिव ये नहीं बोल सकता कि हाँ उस दिन मेंबर्स नहीं थे इसलिए हमने लॉ ऐसे पास कर दिया, राइट, या लॉ को हमने डिस्कस नहीं किया क्योंकि सब लोग जानते थे लॉ के बारे में. हमने ऑन दैट ग्राउंड आल्सो इट कैन बी चैलेंज्ड कि भाई प्रोसीजर वाज नॉट इलीगल, राइट, बट इट वाज नॉट टोटली फॉलोड. ये भी तो पॉसिबिलिटी नहीं, प्रोसीजर गलत नहीं था, राइट, या इलीगल नहीं था, राइट, लेकिन एग्जैक्टली फॉलो नहीं किया. फाइन. सो यू कैन नॉट डू समथिंग इनडायरेक्टली व्हाट यू कैन नॉट डू डायरेक्टली, राइट. देन एक्लिप्स, they are all of the same nature, right, but ये थोड़ा आर्टिकल 13 basically, right. so जिसको हम बोलते हैं लॉज इन फोर्स, राइट. क्वेश्चन पेपर में भी क्वेश्चन था, लॉज इन फोर्स क्या है? जो लॉ एग्जिस्टिंग थे व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म्ड. तो हम यूज करते हैं वर्ड ऑल लॉज इन फोर्स because there were a lot of laws which were there already. IPC, CRPC, सब तो एविडेंस एक्ट सब ऑलरेडी थे वहां पे, राइट, पुलिस एक्ट ये सब ऑलरेडी थे. So these laws in force, if they are there, right,
and they become part of this Article 13 if they are inconsistent now with the fundamental rights, with the existing constitutional premise. तो फिर हम क्या कर सकते हैं, एक पार्ट को हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक्लिप्स कर सकते हैं, and obviously the rest of the law can be implemented, right? यहाँ पे ये इवैल्यूएशन नहीं होगा क्योंकि ये सब पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के लिए, right? Eclipse is there. Then stare decisis. Eclipse का मतलब it is automatically eclipsed if it is against. तो वो पार्ट उसका नॉन इम्प्लीमेंटेबल हो जाएगा, अपने आप वॉइड हो जाएगा. जैसे ही वो पार्ट कंसिस्टेंट हो गया, वो ऑटोमेटिकली अलाइव भी हो जाएगा. दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्लिप्स. ग्रहण लगता है फिर हट जाता है ना, तो ग्रहण एक पर्टिकुलर टाइम तक लगता है कि नहीं लगता है, वही पे. लूनर एक्लिप्स कब लगता है भाई? When? तो सोलर भी ऐसी लगेगा कि उल्टा लगेगा? अर्थ इज बिटवीन द सन एंड मून. सो अर्थ की परछाई मून पे पड़ती है. तो चल लूनर सोलर ही बता दो. सोलर का मतलब अर्थ मून सन, मतलब सन क्लोज हो जाएगा, वो हो जाएगा. लूनर एक्लिप्स मतलब मून नहीं दिखेगा, मतलब अमावस्या भी कहीं से. हां, सो हाउ इट विल हैपन? अर्थ सर एक्चुअली लाइक भाई अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन. नो, ये तो क्लियर है ना भाई, ये तो रहेगा ही रहेगा, तुम्हारे सोचने से बंद नहीं हो जाएगा. अर्थ का मून का जो रोटेशन है वो उसमें आता है, मतलब अर्थ इस तरफ आएगा, मून भी उस तरफ आएगा. जब मून, नो, इन लूनर एक्लिप्स व्हाट हैपेंस, व्हिच शैडो फॉल्स? अर्थ शैडो फॉल्स ऑन मून. अच्छा, अर्थ पड़ा है मून साइज में, तो मून नहीं दिखेगा. यार भाई छोड़ दो, अभी छोड़. Let's just think about it. ठीक है, let's just, this is how you should connect the knowledge. That is why it's not कि सिर्फ ज्योग्राफी पढ़े ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट पढ़ना एनवायरनमेंट, ऐसे नहीं होता है. Wherever you find something which connects a word, a term, vocabulary, logic, connected. Right? So many times it may seem anarchic, but over the time क्या होगा, ये इतना developed, इतना strong method है कि एक चीज को याद करके चार चीजें याद हो गई. Fine. Okay. So doctrine of laches talks about, obviously, that the court will not deny you remedy under writs, but unless you are yourself conscious of your right and you come within a particular time frame, till that time the court may not be willing to give you justice. Right? So it is generally एक optional है ना, ये कोई mandatory doctrine नहीं है. कोर्ट इसको इन्वोक कर सकता है अगर कोर्ट को लगता है तो. नॉर्मली कोर्ट नहीं करता. स्टेयर डिसाइसिस प्रेसिडेंट. ठीक है, अब हम ऑब्वियसली प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ सिस्टम है. We have discussed that the fundamental rights can be challenged in court and to see. Laches means that whenever you approach the Supreme Court, right, or even High Court, क्योंकि doctrine Supreme Court ने बनाया, judicial doctrine है. So whenever you approach the High Supreme Court, normally, right, then it is imminent on the Supreme Court to give you the solution, remedy. Thank you. Under fundamental rights, ठीक है, कोर्ट को देना ही देना है आपको सोल्यूशन, राइट. बट क्या कोर्ट डिनाई कर सकता है ये सोल्यूशन? अब ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव आर्टिकल 32 में ये क्लियर नहीं है कि कोर्ट डिनाई कर सकता है, कोर्ट डिनाई नहीं कर सकता. दैट इज व्हाई वी आर सेइंग नो, हाई कोर्ट्स पावर इज लिटिल मच ब्रॉडर कंपेयर्ड टू और वाइडर कंपेयर्ड टू सुप्रीम कोर्ट. व्हाई? इट कैन डिनाई. फाइन, इट कैन सजेस्ट सम अल्टरनेटिव रेमेडी. डिनाई वो भी नहीं कर सकता, लेकिन वो रिट्स डिनाई कर सकता है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास कोई और ऑप्शन है नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा भाई? It will give the remedy. No, it will not deny the remedy. See, but this doctrine says that even if Supreme Court has to give the remedy, right, considering the certain context, if the Supreme Court feels that this person is very casual and not conscious of his right and he is trying to disturb the Supreme Court unnecessarily, क्योंकि अभी वो right या उसका exhaustion of rights का issue अब रहा नहीं, more or less वो solve हो चुका है, problem निकल चुकी है, जो भी, whatever. So then the Supreme Court will use this doctrine and say कि भाई on the basis of this, right, we are not allowing you the remedy in this because you already have a remedy, right, or already you are coming very late when the remedy has no meaning at all. ठीक है, that is the meaning of laches. लेकिन ये क्या है? एक्सेप्शनल है, राइट. ये नॉर्मल नहीं है, ये हमेशा नहीं होता है, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में होगा, तभी सुप्रीम कोर्ट मना करेगा. और अगर वो कर भी दे तो वो हाई कोर्ट चला जाए, क्या प्रॉब्लम? हाई कोर्ट भी जा सकता है, क्या प्रॉब्लम?
हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था भाई, रेशियो डिसिडेंडाई, क्या है? Judgment of the basically court, high court is also considered equivalent to the Supreme Court. It is not against. If it's हाँ. Supreme Court माना जाएगा. The judgment of the हाँ, हाई कोर्ट में अगर आप रेमेडी लेने गए और वो रेमेडी मोर और लेस ठीक दिया उसने, राइट, देयर वाज नो एम्बिग्युइटी, देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ रिव्यूइंग इट, एंड देन यू गो टू द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अगेन एंड से कि भाई नहीं, बिकॉज यू कैन, यू आर फ्री टू गो, देन इट विल से कि भाई फाइन, व्हाटएवर रेमेडी वाज गिवन, इसमें रिव्यू करने का कोई स्कोप नहीं है, फाइन, इसलिए रेमेडी एक्सेप्ट करो। ये भी एक लॉजिक देता है कि भाई यू शुड नॉट गो टू द मल्टीपल कोर्ट्स फॉर द सेम राइट, इट विल बी इलॉजिकल, नो, यू आर वायलेटिंग द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कि तुम दोनों में एक साथ जाओ, पैरेलल इसलिए दिया कि तुम जो इजी हो तुम्हारे लिए वहां चले जाओ, इसलिए दिया है, राइट, क्योंकि ये कोई वे ऑफ अपील नहीं है। अंडर 226 और 32 इज नॉट अ वे ऑफ अपील, राइट, यू आर नॉट गोइंग फ्रॉम 226 टू 32 अंडर अपील, राइट, इट इज पैरेलल। यू कैन गो एज एन अपील अंडर सर्टेन अदर प्रोविजन, so you can file an SLP, right? What is SLP? खुद ही ज्ञान बना के हैं, खुद ही ज्ञान बना लो, खुद ही बना के किताब लिख के खुद ही यूपीएससी भेज दो, मैं तो ये लिखूंगा। स्पेशल लीव ऑफ पेटिशन, special leave of petition 136. So when the case is in the lower court or the high court, right, you can take the special leave of that court and approach the Supreme Court. इसको SLP बोला जाता है, right? तो ये एक तरह से अपील नहीं है, ये स्पेशल प्रोविजन है। अपील तो तब होगा जब जजमेंट आ जाएगी लोअर कोर्ट से, right? So by way of appeal you can only go when the judgment has been given. तो SLP या रिट्स के थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, राइट, या ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के थ्रू जा सकते हो, राइट। सो ये एक प्रोविजन दिया गया कि भाई इफ यू फील कि भाई लोअर कोर्ट में जस्टिस नहीं हो रहा है, डिले हो रहा है, या ऑब्वियसली माय राइट टू लाइफ और समथिंग इज बीइंग इंपैक्टेड बाय इट, सो यू कैन फाइल एन एसएलपी, गो टू द राइट, क्योंकि जस्टिस डिले होना भी एक इंप्लाइड फंडामेंटल राइट है कि डिले नहीं होना चाहिए जस्टिस में, ठीक। सो आपका शायद आउटराइटली कोई फंडामेंटल राइट वॉलेट ना हो रहा हो, बट ऑन दिस ग्राउंड, राइट, यू कैन गो certiorari, prohibition, whatever you take, use, and you can use the ground to say my right to life is being impacted by this. किसी को अमेरिका से हर बार केस में आना पड़े तो वो जा सकता है कि बोलेगा भाई मैं कितनी बार आऊं, राइट, या यहाँ पे मेरे बूढ़े माँ बाप है वो कितनी बार आएंगे कोर्ट में, नहीं आ सकते। सो इट कैन बी वेरियस बेसिस दैट यू कैन यूज, राइट, फाइन। सो लैचेस का भी बेनिफिट है। स्टेट डिसाइसिस बोलता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, that there are precedents which need to be followed, so every court or court's judgment follows the previous precedent. It maintains the continuity between previous judgment and now today's judgment, right, and that is how it is able to maintain the procedural integrity of the court. हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, फर्क है ना, क्योंकि वो ओरिजिनल है, आपका फंडामेंटल राइट वॉलेट हुआ, आप सीधे चले गए, राइट, बट एसएलपी जनरली सुप्रीम कोर्ट के लिए यूज होता है कि अगर आप किसी भी लोअर कोर्ट में बिना इस हायरार्की को फॉलो किए कोर्ट जाना चाहते हो, अंडरस्टैंडिंग, एसएलपी तो किसी के लिए भी रेमेडी हो सकती है ना, नॉट जस्ट फॉर फंडामेंटल राइट, रिट तो सिर्फ फंडामेंटल राइट की हो सकती है, दैट इज द डिफरेंस। सो आर्टिकल 32 कवर्स रिट्स और फंडामेंटल राइट, सॉरी, राइट, व्हेयरएज 136 कवर्स एनी अदर petition which has been filed, right? Tamil Nadu minister, yes, SLP will be suitable. Pooja will talk about, don't worry. डिनाई कर दे, कोई रेमेडी तो देगा ना, कोई रेमेडी देगा, फिर आप चल जाओ सुप्रीम कोर्ट बोलेगा ठीक है भाई, we are evaluating it, what has the remedy been given, right, that remedy may not be correct, or let's say it is not complete, we accept your petition, right? So it is not that procedurally complicated. जुडिशियल प्रोसीजर जो है वो वही है, लोअर कोर्ट में जाओ फिर हाई कोर्ट में आ जाओ, राइट। तो ऐसा नहीं है कि यू कैन नॉट गो टू द लोअर कोर्ट, पीआईएल आप किसी भी कोर्ट में फाइल कर दो, इट विल गो अगेन सेम एज अ मैनर ऑफ अपील। भाई इट मे और मे नॉट का मतलब क्या है, इफ इट फाइंड्स दैट देयर इज अ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, राइट, इट विल गिव सम रेमेडी, यू आर गोइंग टू द कोर्ट, इट्स नॉट जजेस डिस्क्रिप्शन ना कि मैं नहीं दूंगा, ऐसा नहीं होता। मे और मे नॉट का मतलब है इट मे गिव यू द सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ रिट्स और नॉट। हो सकता है बोले कि रिट्स की जरूरत नहीं है, वी हैव अ डिफरेंट रेमेडी फॉर यू, बट सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। ये क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, उसके पास डिनाई करने का कोई ऑप्शन नहीं है। दैट मींस सुप्रीम कोर्ट पावर इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड, इट इज मोर पावरफुल।
because it can give you the remedy in the form of writs, which no other court can give. So, test of proportionality, yes, we'll talk about. Correct. Fine. So, stare decisis will work on precedent, right? Precedents are important. Why precedents are important? क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, राइट, ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है. Fine. Kindly let me know the article. 129, 130 कौन सा है बताओ? Supreme Court is a court of record for all the courts. 133, 134, 32, 29, 129 कौन सा? You just find out and tell me, you'll remember. Lekhashi, what is the article related to Supreme Court is a court of record? 129, ठीक है, अभी याद रहेगा. फिल्म्स का फॉर्म अभी भी डेट है भरने का, है डेट इज ओवर. फर्स्ट फेज भरने का चला गया टाइम. लास्ट डे वी कैन बी फिल द फॉर्म. हाँ 5 तक. अच्छा, इट्स नॉट ओपन. ओवर बाय March 3 शी सेइंग. अच्छा, लेकिन शी थर्ड को खत्म हो गया. हाँ 6 को एडिट हो रहा था ना, इट वाज एडिट. ओह, आई मिस्ड इट. आई शुड हैव थॉट ऑफ इट. 10 साल कम लिखना था, ये और क्या. ठीक है, फाइन. तो चलो ठीक है, कोई नहीं, नेक्स्ट ईयर भर देंगे. अगर तुम दोबारा दोगे तो भर देंगे, है ना, साथ में भर देंगे. राइट. देहरादून. He asked me कि he is not getting any center nearby. Fine, उत्तराखंड is a good center. बहुत कम कंपटीशन भी है. कंपटीशन कम है, राइट. और जनरली क्या होता है, रीजन वाइज ये सेलेक्ट करते हैं. इवन इफ यू से इट इज फेयर, नो डाउट, बट इनको भी एक डेटा या स्टैटिस्टिक्स रिवील करना पड़ता है. तो ये किसी ऐसे रीजन को एकदम निगलेक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ से कोई बच्चा नहीं है, राइट. सो दे विल से कि भाई ऐसे सेंटर्स बनाओ कि और बच्चे भी आए किसी जगह के. सो लेट अस से इफ जैसे भुवनेश्वर, ओडिशा से बच्चे नहीं आ रहे फॉर एग्जांपल, तो क्या करेंगे, वो भुवनेश्वर को सेंटर बनाएंगे और आसपास जो और भी जितनी बड़ी जगह है उनमें सेंटर्स नहीं बनाएंगे, सीधे भुवनेश्वर बनाएंगे, राइट. सो लेट्स से फॉर अ पर्सन इज इन वेस्ट बंगाल, कोलकाता में बी फार बट भुवनेश्वर में भी इजी, राइट. वो ऐसा सेंटर बनाएंगे कि वहां का बच्चा भी चलो यहाँ पे आए. सो दैट रिजल्ट्स है. सिस्टम ऐसे काम नहीं करता. वंस यू आर इनटू द सिस्टम और यू नो लॉट ऑफ पीपल इन द सिस्टम, राइट, देन यू रियलाइज कि भाई सिस्टम तो ऐसे काम करता था और पहले पता होता तो बहुत इजी था इसको मैनिपुलेट करना, राइट. क्योंकि अल्टीमेटली इट इज ऑल ह्यूमन सिस्टम. Howsoever technically competent they become, it is a human system, right? They have to answer. Answerability is very high. और वो भी answerability formality है उनकी कि भाई आंसर तो करना ही करना है, right? Women candidates कम क्यों हैं, right? Engineers ज़्यादा क्यों हैं, अभी सब आंसर देना उनको. So now they are trying to find out ways and means कि कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकला जाए, right? Legislature का composition अभी भी 70% रूरल है, सिर्फ 30% MPs ही तो अर्बन है टोटली, right? बाकी जितनी भी सीट्स डिस्ट्रीब्यूटेड है मोस्टली वहाँ पे रूरल पॉपुलेशन भी है. So ये लॉजिकल है कि भाई they will ask the question कि भाई हाउ कम रूरल कैंडिडेट्स या बी टाउन या यू नो एवरेज टाउन से लोग क्यों नहीं आ रहे एग्जाम में. भाई क्या आपका एग्जाम एलिटिस्ट है, क्या आप ब्रिटिश हो, भाई तुमको आंसर देना पड़ेगा. और ये करेक्ट है बिल्कुल. टिल 2012, 10, 11, 12, 13 मान लो, टिल 13 तक तो पूरा नेचर ही एलिटिस्ट था. बहुत रेयर लोग जो थे मिडिल, लोअर मिडिल या उस क्लास के लोग आते थे, फाइन, बट वो रिजर्वेशन के थ्रू आते थे, ओपन कॉम्पिटिशन में नहीं आते थे, फाइन. बट 2004 में आई थिंक नागराज वो क्या था, उसने टॉप किया तो वो ओबीसी कैंडिडेट बना पहला जिसने रैंक 1 लाया, फाइन. फिर टीना डबिया जिसने एससी कैंडिडेट रैंक 1 लाया, राइट. उसके बाद बहुत सारे. सो दैट इज हाउ इट हैपेंड, राइट. शालिनी दुहान इन 2000 उसकी 22 रैंक थी. शी वाज माय फर्स्ट, वन ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट विद अमनदीप एनीवे. लेकिन उसके बाद में जाके इंटरव्यू किसी और को दे दिया. तो मैंने उसको बोला यार लड़कियां करप्ट नहीं होती, लेकिन चलो ठीक है, एक्सेप्टेड. तो बट भाई हार्डली मेक्स अ डिफरेंस टू मी और इसमें. But logic is कि भाई सी वो 2012-13 में it was difficult to clear the exam, especially PubMed, and that was the time when most of my students qualified that exam. तो मेरा पहला ही साल था पढ़ाने का. But वो बहुत सारे बच्चे आए भी, they were studying somewhere. I did not have any system, we just started it. But we put some lectures, they saw some lectures somewhere, right? Synergy मैंने पढ़ाया 15 classes I took. He requested me to take some classes, 10. But when I took the classes, then he said, no, please take more classes. I said, I'll not take more classes. Because I was teaching paper 2, right? But without paper 1, I cannot teach paper 2, right? So I said कि भाई मेरा तो जो strongest point है वो तो मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ. तो
फिर भी देन दैट वाज द टाइम जो स्टूडेंट्स के 8-9 स्टूडेंट्स उसी साल निकल गए, सोचो फर्स्ट ईयर में, जबकि टफेस्ट पेपर ऑफ कॉबैट। फिर 2-3 साल फिर रिजल्ट्स वैसे आने लगे, राइट? पीपल स्टार्टेड गेटिंग स्केयर्ड ऑफ कॉबैट। देन समबडी, यहाँ पे एक टीचर था, उसने बोला कोई हिडन सिलेबस है, हिडन सिलेबस पढ़ाऊंगा। वो हिडन सिलेबस पढ़ाने लगा, वो आता ही नहीं था वो, राइट? द पीपल रश टू हिम कि हिडन सिलेबस पढ़ा रहा है कोई, हिडन सिलेबस, आई डोंट नो व्हाट भगत हिज नेम वाज, फाइन। So he projected the idea, some other projected the idea, hidden syllabus है, hidden syllabus है, कुछ कोई hidden syllabus नहीं। 10-15% क्वेश्चन हमेशा कहीं ना कहीं से आ जाते हैं, वो हमेशा आएंगे। यू स्टडी एनीथिंग, राइट? अब एग्रीकल्चर आ गया तो कोई बोलेगा हिडन सिलेबस से आए, आगे आगे दो who is thinking of कि भाई prelims is the most unaccountable exam and prelims is the most unaccountable course for any institution। वो बोलेगा यार हमने 5,000 पढ़ाए, 50 तो निकल गए, तुम नहीं निकले। अब तुम सोचोगे हाँ यार मैं ही बेवकूफ हूँ। प्रीलिम्स एक ऐसा फेज है जहां पे बच्चा बोलता है मेरी गलती है, मेंस एक ऐसा फेज है जहां बच्चा बोलता है टीचर की गलती है, राइट? और इंटरव्यू ऐसा फेज है जहां बोलता है यूपीएससी की गलती है। तो स्टूडेंट की गलती सिर्फ इतनी सी है कि वो प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई, फाइन, दिस एवरीबॉडी विल से द सेम थिंग, बट प्रीलिम्स इज द मोस्ट अनअकाउंटेबल। दैट इज व्हाई आई सेड इफ वी प्रिपेयर प्रॉपर्ली फॉर गिविंग सम टाइम, विदाउट टाइम यू कैन नॉट प्रिपेयर। व्हाई 2-3 मंथ्स आर नीडेड जस्ट टू नर्चर यू, कि भाई तुम ऐसा सोचो 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 सोचो, तब तो आप शायद सोचोगे, राइट? क्योंकि आप 10-15-20 साल से सोच के आ रहे हो, राइट? इस एग्जाम को वो सोचनी चाहिए, तो क्या करें फिर? चेंज तो करना पड़ेगा ना भाई। सो दोज हु आर एक्चुअली कमिटेड टीचर्स, दे विल थिंक हाँ नहीं, अभी हैव टू रीओरिएंट दिस पर्सनस माइंड, इट्स नॉट फिट फॉर दिस एग्जाम। आई कैन नॉट सिंपली सब्जेक्ट दिस ग्रेजुएट टू यूनिवर्सिटी टाइप, जिसने पढ़ाई की उसको मैं आऊं बोलूं नहीं अब यूनिवर्सिटी टाइप ही पढ़ो बेटा, ऐसे ही पढ़ना। और फिर वो 5-6 साल धक्के खाने के बाद उसको पता चल गया ऐसे तो नहीं पढ़ना था। सी, दैट्स अ ब्रूटल एक्सप्लॉइटेशन, दैट्स अ ब्रूटल वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी बोथ। तो इससे अच्छा तो आप पहले थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा सा स्मॉल स्टेप्स में पढ़ लो, राइट? सो इफ यू गिव 12-14 मंथ्स, whether optional plus general studies in that format, right, without being too eager to finish everything very early, right? Because you might be thinking कि मेरी एज जो है बहुत जल्दी खत्म हो रही है, मुझे सब कुछ आज ही कर लेना है। तो अगर ये सोच है तो वो आज आएगा 10 साल बाद, right? It will take 7-8 years, right? We all have given 5-6 years। कोई भी बिना 6 years दिए तो नहीं हटा ना इस फील्ड से, तो देता ही रहो देते रहो देते रहो देते रहो। So that is why I'm saying still they are elitist, Pooja, no I would not say, but yes to an extent, right? Academic elites are obviously the ones who qualify this exam more easily and that is needed। The nature of job जो आपको करना हो तो वैसा ही है। और एलीट का मतलब क्या है, मास क्या होता है? मास रहना चाहता है, मास एलीट बनना चाहता है, मास भी तो एलीट बनना चाहता है। So this exam at least drives the mass to put an effort to become that। Here the elite is not a negative word, here it is only academic elite I'm talking about, right? I'm not talking about monetary or wealthy people, right? So ये लॉजिकल है। तो आई रिमेंबर शालिनी की उसका 22 कुछ रैंक आया, पहले 240 कुछ आया, फिर 22 आया, राइट? और उसने जाके कहीं और इंटरव्यू दे दिया। फिर उसने मुझे कॉल भी किया, नहीं नहीं सर मतलब मैं ऐसा हो गया वैसे, हाँ मैंने कहा मैं पैसे नहीं देता हूँ जाओ। शी डिड नॉट टेक मनी, बट आई एम सिंपली सेइंग कि दैट वाज देयर वाज अ स्टूडेंट हु सेड कि सर मैं मेरे इतने मार्क्स हैं और ये है, मैंने आपके सारे लेक्चर्स देखे और मैंने उससे बहुत पढ़ाई की है। वो तो मैंने कहा ठीक है तुम बोल दो, तुम्हें कुछ बोलना है तो। नहीं बस सर मैं एक्चुअली वहाँ कमिट कर दूँ। हाँ मैंने कहा जाओ। ही थॉट कि विल दिल पे सम मनी, राइट? इवन मनोज जीएस को ही आस्क मी कि भाई शुड वी गिव फ्लाइट टिकट एंड व्हाई शुड वी गिव? नौकरी करेगा पैसा कमाएगा ना, अभी से दूसरे के पैसे पे आदत पड़ जाएगी तो गलत बात है ना। ये पैसा इकट्ठा करो, यू आर सिलेक्टेड, फाइन। और तुम्हारे अंदर कोई कमिटमेंट है कुछ बोलने की तो बोलो, नहीं तो मत बोलो। हाउ डज इट, मेरा पब्लिक पढ़ाना खराब हो जाएगा क्या तुम्हारे नहीं बोलने से, राइट? द मार्केट अल्टीमेटली वर्क्स विद क्वालिटी वॉट एवर हैपेंस। देयर कैन बी इनिशियल क्रेस्ट, राइट? ओवर द टाइम पीक पे आएगा फिर वो नीचे चल जाता है। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स हैं इनका नाम मैं लेना नहीं चाहता, उनको लगता था कि मैं इनविंसिबल हूँ, मैं ही मैं हूँ, राइट? जैसे 15-16 में मॉडल चेंज हुआ वो सब नीचे चले गए। क्यों? बिकॉज दे कैन नॉट चेंज, right? The most consistent aspect of this exam is dynamism, right? इसलिए static portions पढ़ाना बहुत easy है, dynamic portions पढ़ाना बहुत tough है, because you have to consistently innovate, fine, right? So let's come. So court of record है, court, Supreme Court is a court of record for its lower courts also, right? So court of record होने के लिए उसको क्या चाहिए? उसको continuity चाहिए, right? उसको एक repository of data की तरह काम करना पड़ेगा, see? So Supreme Court cannot keep changing from its own stand, right? It cannot keep changing the doctrines every day, you understand? That is why it maintains an integrity of the decision. तो इससे ये चीज भी फुलफिल होती है कि भाई कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, अगर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है तो क्या कर सकता है? अब सी, इसी से लिंक एक और आइडिया है, वो अपने कंटेम्प्ट और अपने लोअर कोर्ट्स के कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट,
So it can punish for its own contempt and for the contempt of its lower courts, right? Contempt दोनों टाइप के हो सकते हैं, सिविल और क्रिमिनल. There was a review कि भाई क्रिमिनल कंटेम्प्ट हटा दो, भाई कोर्ट शुड नॉट पनिश पीपल, राइट? बट देन कोर्ट डिड नॉट अलाउ इट. लॉ कमीशन नहीं बोलता क्रिमिनल कंटेम्प्ट हटा दो, मेक इट मोर सिविल कंटेम्प्ट, राइट? सो सिविल में क्या है? फाइन विल बी इम्पोज्ड, राइट? फाइन प्लस इम्प्रिजनमेंट, राइट? अब यहां पे भी एक प्रॉब्लम है कि भाई ये कौन डिसाइड करेगा? ये जज डिसाइड करता है. दैट्स द बिगेस्ट इशू, राइट? सो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है? डिस्क्रिशनरी है. Whether the contempt has happened or not, that is to an extent discretionary, because a judge will decide actually कि contempt हुआ कि नहीं हुआ, right? और contempt of court का petition, right? कौन फाइल कर सकता है? एक एडवोकेट. आप जाके नहीं कर सकते कि सर आपका contempt हुआ. नहीं. Advocate is treated as a judicial officer, right? Under Judicial Officers Protection Act. So abhi they are bringing this law again. They are trying to bring that law where the advocates, when they are wearing their dresses, will be treated as judicial officers. They are treated as judicial officers, right? But they should be given the same protection as normally the judges. ताकि पुलिस और जज का, एडवोकेट्स का कॉन्फ्लिक्ट ना हो, जजेस का प्रोटेक्शन इंश्योर हो जाए, सॉरी एडवोकेट्स का प्रोटेक्शन इंश्योर, क्योंकि उनका प्रोटेक्शन होगा तभी जुडिशियल सिस्टम चलेगा, राइट? हमारा सिस्टम जो है प्रोसिक्यूटोरियल सिस्टम है. क्या होता है? हाँ, नहीं प्रोसीजर तो है, बट वी से कि भाई आवर जुडिशियल सिस्टम इज प्रोसिक्यूटोरियल सिस्टम. क्या हुआ प्रोसिक्यूटोरियल? अरे एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, फाइन, और एक और एडवोकेट होगा, डिफेंडेंट होगा, प्रोसिक्यूटर होगा, अंडरस्टैंड? तो ये जब तक ये नहीं होंगे जुडिशियल प्रोसीजर काम नहीं करेगा. आप अपना केस खुद लड़ सकते हो, लेकिन उसके लिए भी स्पेशल प्रोविजंस है, राइट? बट नॉर्मली कौन आपका केस लड़ेगा? वकील. Without advocate, you cannot represent yourself in the court of justice. You understand? That's a prosecutorial system. दुनिया के सारे most of the judicial systems prosecutorial systems, and people may be given an opportunity based on certain exceptions, right? But that is not how the procedure works. तो बिना prosecutorial services के या support के आप अपने को present नहीं कर सकते, right? Adversarial system है हमारा. ये क्या होता है भाई? अब कोर्ट बोलता है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी. पुलिस क्या बोलती है कि ये सस्पेक्ट है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्पेक्ट? कि मुझे इसके ऊपर शक है. वो ये नहीं बोल रहा है कि इसने नहीं किया होगा, चलो एविडेंस ढूंढते हैं. वो बोलता नहीं, इसको मानो इसने किया है, अब एविडेंस ढूंढो. अंडरस्टैंड? दीस आर टू डिफरेंट थिंग्स और नॉट? फर्स्ट द अजम्पशन इज दैट यू हैव डन इट, देन आई एम लुकिंग फॉर द एविडेंस रिलेटेड टू यू. यही तो मैं कर रहा हूं, राइट? सो व्हेन द पुलिस व्यूज यू एज अ सस्पेक्ट, राइट, वेयर कोर्ट सेज दैट यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी. But how will you be proven guilty when you are already treated guilty by the police system? तो पुलिस ऑलरेडी अज्यूम करती कि नहीं भाई कुछ भी ना हो, इसने तो किया तो होगा, अब ढूंढो, राइट? बोलते हैं एडवर्सरियल सिस्टम. हमारे सिस्टम में पनिशमेंट देने का एक ऑब्सेशन है, गलत प्रूव करने का एक ऑब्सेशन है, राइट? क्राइम को किसी तरह प्रूव करने का एक ऑब्सेशन है. चलो, so these are related concepts, right? So you can have this, right? But who will decide? अब ये जज खुद डिसाइड करता है. लोअर कोर्ट्स के लिए, हायर कोर्ट्स के लिए, सबके लिए सुप्रीम कोर्ट बन सकता है एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, एंड बेसिकली इट कैन डील विद द कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ एंड इट्स लोअर कोर्ट्स, राइट? जी, तो इसके लिए भी क्या चाहिए आपको? रिकॉर्ड चाहिए. राइट? सुप्रीम कोर्ट कैसे बोलेगा कि भाई तुमने मेरी डिसीजन की अवमानना की है? यू हैव समवेयर वॉयलेटेड माय डिक्री, माय कमांड, अनलेस इट हैज द रिकॉर्ड. लोग तो नहीं जाएंगे कि सर मैंने आपकी बेइज्जती की सर, राइट? अब प्लीज चेक करो सर, अपने रिकॉर्ड में चेक करो, मैंने बेइज्जती की थी 10 दिन पहले, राइट? आपने कुछ किया नहीं मेरे खिलाफ, तो ये तो नहीं होगा ना. कोर्ट खुद बोलेगा भाई इसको बोला गया था, व्हाट डिड ही डू? चीफ सेक्रेटरी वाज टोल्ड टू डू दिस, व्हाट डिड ही डू? राइट? दिस गवर्नमेंट वाज टोल्ड टू डू इट, व्हाट डिड इट डू? व्हाई दिस पर्सन हु वाज इंस्ट्रक्टेड टू डू दिस और पुलिस व्हिच वाज इंस्ट्रक्टेड टू डू दिस डिड नॉट डू इट? सो क्या होता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या है कि एक बार कमांड किया गया, जजमेंट दिया गया, वो रिकॉर्ड में चला गया, और उस जजमेंट से रिलेटेड क्या क्या बोला गया वो भी रिकॉर्ड में चला गया, फाइन, एंड एक टाइम फ्रेम दिया गया. देन अगेन वो रिकॉर्ड जज के सामने आया कि भाई दिस इज व्हाट वाज डन एंड दिस इज व्हाट वाज नॉट डन. नाउ द जज कैन इंटरप्रेट इट एज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कि भाई यू डिड नॉट डू इट, इट इज कंटेम्प्ट, राइट? वो ये भी बोल सकता है कि चलो ये सिविल कंटेम्प्ट है, मैं कुछ फाइन लगा देता हूं तुम्हारे ऊपर. यू अंडरस्टैंड? सो जजेस हैव, दैट इज व्हाई दे हैव लॉट ऑफ पावर्स. सो वी से दे हैव डिस्क्रिशन बट नॉट आर्बिट्रेरीनेस.
फाइन, तभी वो डॉक्ट्रिन्स यूज करते हैं कि डिस्कशन है बट मैं विदाउट किसी फ्रेमवर्क या प्रिंसिपल के अपने डिस्कशन को एक्सरसाइज नहीं कर पाऊँ. फाइन, देन सो लेट्स सी. एक और डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल नेक्सस. Let's finish this part only, that's better. Reasonable nexus, like Lekha here asked about doctrine of proportionality, or Pooja, somebody asked. Reasonable nexus क्या है? Doctrine of reasonable nexus. ठीक है, reasonable nexus क्या evaluate करता है? Is it on or is it off? You have the remote, can you switch on something? Can you switch on this? Yeah, you are 27, you are running the AC better, heater चला लो. So you want 27? That's okay. Reasonable nexus क्या है? What is the nexus between? नहीं. Reasonable nexus. अब गवर्नमेंट ने बोला कि सी we want to put restriction on fundamental right. ये restrictions क्या है? Reasonable है. Complicated connections can be justified. See, but it is opposite, right? You're saying is correct, but that is another dimension. Let's simplify it first, right? If government wants to restrict fundamental right, तो government क्या बोलेगी भाई? We want to restrict this fundamental right under this provision. Why? Because it seems to outrightly violate, right, this particular purpose of the government. अब government ने बोला कि भाई हम border areas में लोगों को movement को restrict करना चाहते हैं, हम inner line permit देंगे, right? ILP रिलीज करेंगे. So किसने बोला कि भाई ये तो अगेंस्ट है मेरा राइट टू मूवमेंट के? 19B 21B, चलो 21 तो एक्सटर्नल मूवमेंट के लिए, बट फिर भी राइट टू लाइफ के अगेंस्ट है. मेरी लाइवलीहुड यहाँ के इसके बाद है, मैं वहां जाता हूँ, लाइवलीहुड अपनी कंप्लीट करता हूँ. सो इफ द कोर्ट कम्स विद द आइडिया, सॉरी, इफ अ पर्सन कम्स विद दिस explanation, but the government says कि no, see, because these are very sensitive areas, you should not treat them as the normal areas of the country. इनको स्पेशल एरियाज मानो, राइट? और इसीलिए यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, और इस ग्राउंड पे आप रेमेडी मान दो. लेट्स से, सो व्हाट, हाउ विल द एग्जीक्यूटिव डू इट? एग्जीक्यूटिव विल मेक अ लॉ एंड इट विल से कि भाई बेस्ड ऑन दिस लॉ we are restricting the movement of people in border areas on the basis of security, defense, integrity, sovereignty of the country. अब वो आदमी चला गया कोर्ट. फाइन, अब कोर्ट गया तो कोर्ट ने पूछा कि भाई ये बताओ, you want to restrict the movement in border areas. फाइन, उसको सिंप्लीफाई, यू अंडरस्टैंड इट. लेट अस से, राइट, कि बॉर्डर इधर है, राइट, तुमने रेस्ट्रिक्शन यहां क्यों लगा दिया? अगर मैं बॉर्डर एरियाज में मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करूंगा तो मैं इधर मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करूंगा, या मैं यहां मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करूंगा, राइट? लेकिन मैंने क्या किया, रेस्ट्रिक्शन यहां भी लगा दिया कि ना तुम इधर जा सकते हो ना तुम इधर जा सकते हो. सो कोर्ट विल से, is this restriction that you have imposed with respect to a particular fundamental right, is this restriction reasonable? पहला क्वेश्चन, रीजनेबल है, राइट? नहीं है. क्यों? क्योंकि तुम चाहते क्या हो, राइट? और तुम कर किस चीज से रहे हो, किस मीन्स से कर रहे हो उसको, राइट? ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो व्हेनेवर अ लॉ विल बी मेड, और इट विल ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट समथिंग, इट विल ट्राई टू डू समथिंग, राइट? इट विल ट्राई टू अनडू समथिंग, कुछ भी करना चाहेगा लॉ. तो हर एक लॉ जो बना और जो उसका ऑब्जेक्टिव है, उसके बीच में क्या होना चाहिए? एक रीजनेबल नेक्सस होना चाहिए, राइट? मीन्स टू कंट्रोल fundamental rights, law made to control the fundamental right, law made to implement something, there must be some reasonable nexus between them, right? If it is not, if the nexus does not exist, then technically the law was made arbitrary in nature. भाई तुम चाहते हो लोग मूव ना करें और तुमने रेस्ट्रिक्शन उनके खाने पे लगा दिया. किस तरीके से? कि भाई लोग खाना ये खाते हैं तो खाना लेने यहां जाएंगे, इसलिए हम खाना ही रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं. इट्स लॉजिकल. यू अंडरस्टैंड? नो, वी मेक अ लॉ, लेजिस्लेचर में भी अप्लाई होगा. बिल्कुल. क्यों नहीं होगा? लॉ किसने बनाया? दोनों पार्टिसिपेंट्स हैं. तो अप्लाइंग टू द लेजिस्लेचर मींस व्हाट? सिंपली इट विल अप्लाई टू द लॉ. राइट? सो देयर हैज टू बी अ रीजनेबल नेक्सस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉ and the means used by the law to achieve that objective. Fine. Sometimes try to understand this nexus may be direct and many times it may be indirect, right? Courts may accept at times कि भाई ठीक है, whatever restriction you have imposed, it does not seem to be direct, but it serves the purpose.
शायद इसलिए तुमने किया. See, so it's not always that the government will be criticized by the court. The court will also say कि it's okay, like Pooja has given कि complicated connection भी हो सकता है, indirect connection भी हो सकता है, लेकिन अगर वो connection establish ये करता है कि हाँ, what was the purpose for which we are doing it? It is happening, it is impacted by this law or by this means. Fine. Coastal regulation zone है. क्या है? पढ़ा तुमने बायोजियोग्राफी, फाइन, या ओशियानिक रिसोर्सेज, राइट, या एनवायरमेंट में भी एक पॉलिसी भाई. सो कोस्टल रेगुलेशन जोन अथॉरिटी, व्हाट इज द एम ऑफ दिस अथॉरिटी? हाउ मच डिस्टेंस? नॉटिकल माइल्स ऑन द लैंड यू विल इवैल्यूएट. 200 meters, 500 meters, क्या? You stop human activities from shoreline. Well, समझ गया. Offshore, onshore. Offshore क्या होता है? लैंड की तरफ. Onshore क्या होता है? वाटर की तरफ, है ना? To regulate the coastal area to prevent environmental consequences due to anthropological. That is correct. I'm asking about the facts of the coastal regulation zone. कि कितने मीटर तक रेस्ट्रिक्टेड है, राइट? कितने मीटर पे आप ह्यूमन एक्टिविटी कर सकते हो बट कमर्शियल नहीं कर सकते, राइट? एंड लाइकवाइज कुछ बीचेस ओपन है कि ठीक है भाई, दे आर फॉर कमर्शियल एक्टिविटी. Which was there. See, this issue became very popular on media, right? कपिल शर्मा का घर बन रहा था, उसको नोटिस आए, राइट? सलमान खान का एक घर बन रहा था, उनको नोटिस आए कि भाई दे आर वायलेटिंग द कोस्टल रेगुलेशंस, राइट? So because of these useless people also we can get to know something very important, right? So let us say, so आपने कोस्टल रेगुलेशन जोन बनाया, जो भी बनाया, आपने बोला कि भाई ठीक है कमर्शियल एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, राइट? बट लोग बोल सकते हैं हमारी लाइवलीहुड, राइट, हमारा फूड, हमारी बहुत सारी चीजें तो डिपेंडेंट है हम इसके ऊपर. अंडरस्टैंडिंग? So this may prima facie, directly it may feel कि government is restricting their right to access the resources, to move on this particular area, to utilize this particular area and land, right? But government बोलती कि नहीं, हम इनके इन rights को restrict नहीं कर रहे, हम इन rights को इस area में restrict कर रहे हैं. Why? Because then something bigger, what is it? The environmental protection, या marine ecosystem can be protected, right? Now see, there exists a reasonable access. कि भाई ये करके तुम क्या चाहते हो? अच्छा, ये करके तुम इनको एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहते, बट तुम उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो. प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉस, राइट? बहुत सारे एविडेंसेस जो गवर्नमेंट प्रेजेंट करती है, सो दे कैन बी टेस्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ रीजनेबल नेक्सस, राइट? नाउ सी, सेम लॉजिक एक्सटेंड्स व्हेन वी यूज अ डॉक्ट्रिन कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. Fine. What is doctrine of proportionality and where it is used? Election bond, yes. It can be used maybe. Yes, it depends upon the zone, correct. Like CRZ 1, NDP up to 20 meters to 50 meters, right, correct. Zone wise, okay. Or zone is about, zone classification is based on eco-sensitivity or ecological sensitivity, right. Doctrine of proportionality, fine. Proportionality क्या है? ये भी simply है कि भाई means and relationship, right? Instrument, objective. Instrument objective relationship. So how do we understand that whatever we intend to do is proportionate to the purpose we want to achieve? Means और जो end है उसके बीच में एक proportional relationship, right? That means we cannot use the sword where we can use the needle, right? If needle serves the purpose, needle will be used. If sword serves the purpose, sword will be used. But there will be evaluation. कुछ evaluation तो होगा कि भाई sword जरूरी था या नहीं था. Means should justify the end, correct? Or don't say justify, but you accept this way that means and end should be proportionately related. Best या worst की बात नहीं हो रही यहाँ पे, right? Efficiency और non efficiency की बात नहीं हो रही है. बात सिर्फ ये हो रही है कि भाई जो means तुमने choose किया, right? It must be justified with respect to the purpose that you want to achieve, right? So इसमें दो तीन टेस्ट होते हैं, right?
Test of rationality. Test of rationality. Fine. Are you able to understand? Okay. So what are you? वहाँ देख के ज़्यादा दिमाग से. Previously put to Swami case. क्या है? Nexus. Fine. Correct. तो लीगैलिटी, राइट? रैशनैलिटी एक बेसिस है, लीगैलिटी भी एक बेसिस है. करेक्ट. फाइन. और क्या था? And nexus. See, proportionality means what? Now proportionality will be tested on certain, right? Rationality क्या है? That if we are restricting something or we are trying to achieve something, right? Is there a better means than what we have used? क्या इससे कोई और better method हो सकता है? Right? Better means जो ethically, morally, legally justifiable हो. So we'll search for what? The judiciary will evaluate it. If you could have done this by this way, why are you doing it this way? Right? आधार को आप एक यूनिक आईडी बना सकते थे बिना बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन लिए, जैसे आपने पासपोर्ट को बनाया. सिर्फ थंब इंप्रेशन ले लेते, खत्म, छोड़ दो, बाकी क्या जरूरत है? रेटिना स्कैन, ये करने की क्या जरूरत है? तुम सिर्फ ये करते. सी, so the test of rationality evaluates that whether the means which has been used or the what you can say, the instrument which has been used to achieve a particular end, क्या उससे बेटर भी कुछ था या नहीं था. अगर उससे बेटर होगा तो कोर्ट बोलेगी कि रिव्यू करो, क्योंकि दिस सीम्स टू बी मोर इजी, मोर जस्टिफाइबल. व्हाई आर यू डूइंग दिस? जैसे अग्निवीर है भाई, अग्निवीर स्कीम क्या है? वो स्कीम करेक्ट, राइट? अब आर्मी का ऐसा इंस्टीट्यूशन है, कितने भी लोग भर लो, वो जस्टिफिकेशन थोड़ा ना. भाई आर्मी की कोई प्रिस्क्राइब स्ट्रेंथ है क्या? नहीं. नीड्स होती रहती है भाई, न्यू एरियाज इमर्ज होते हैं, लोग मरते हैं, राइट? और ऑब्वियसली वो काउंट करके तो मरते नहीं है. इफेक्ट, सी, दैट इज द नेचर ऑफ द जॉब, यू कांट हेल्प इट. सो अ स्कीम इज लॉन्च्ड, राइट? अब एक स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? नौकरी देना, आर्मी की स्ट्रेंथ बढ़ाना, उसके कोर कैडर को इंप्रूव करना, स्किल डेवलपमेंट करना, राइट? या टेक्निकली कुछ एडवांसमेंट लाना आर्मी के अंदर, जो चार, क्या है उसका पर्पस? See, nobody asked the question, right? Everybody is so happy with मम्मी पापा से भी बड़ा मेरा पापा मम्मी, प्राइम मिनिस्टर. भगवान से भी बड़ा मेरी. Why did people did not ask question कि भाई क्या है ऑब्जेक्टिव? हाँ, नहीं बच्चे. They are trying to basically cut down the funding when there are more people. That is spend more to go benefits. That's fine. That's what I'm saying. If you are dealing with army in that way, it will demoralize the army. Like bench, people sitting on the bench. Correct. So, but that is model. Before applying this model, you have to restructure the army, right? So, further retirement based on merit. See, ultimately they are saying that their retirement benefits are, there is no retirement benefit actually. But once you leave the job, then you get some benefit, and that benefit is deducted from their salary itself. Actually, they will be promoted to army if they are able to perform well, right? तो बहुत मिनिमम नंबर है, सब तो कर ही नहीं पाएंगे, right? तो ये लॉजिकल क्या है कि भाई जो उनका एज है, राइट, उस एज के बाद वो क्या करेंगे? भाई आर्मी में तो जो सोल्जर्स हैं उनकी भर्ती 22 साल 23 साल मैक्सिमम होती है, उससे ज्यादा होती नहीं है, 19-21 साल, राइट? उसके बाद वो क्या करेंगे? So government justification is they'll develop skills, they'll develop discipline, they'll do. Then what will they do? They'll come to Rajinagar. Are they capable enough to come to Rajinagar and prepare for UPSC? They'll not do it, right? Then they'll go for SSC, something else. But ultimately, तो फिर वो कहीं ना कहीं उसी रेस में आ जाएंगे. It's more of a strategy of pacifying. कि अभी जो unrest है उसको pacify कर दो, right? Immediate solutions. Bounded rationality है ना? Bounded rationality है कि अभी ठीक लग रहा है बस, तो और राइट, इससे बेटर हम सोच नहीं सकते, चलो ठीक है. So one will be कि भाई if you are making a law, policy, whatever, and it is being judicially evaluated, तो क्या करेगा जुडिशरी? बोलेगा भाई rationality बताओ, क्या इससे बेटर मीन्स है, राइट? क्या इससे लीस्ट, इससे लेस कॉस्टली कोई तरीका है, राइट? लेस टाइम कंज्यूमिंग कोई तरीका है, इससे कोई बेटर एफिशिएंट तरीका है? नहीं है तो चलो पास्ट द टेस्ट, राइट? लीगैलिटी, that whether whatever you have done has been justified by law or not, whatever you have done is constitutionally validated or not, right? Is it not against the
डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, तो एक वो इवैल्यूएशन होगा. फाइन, लाइक यू सेड, रीजनेबल नेक्सस. Nexus is the association of what you're trying to do with the object you're trying to achieve. So see, test of proportionality, right? Now, अब इसका एक सेंस ये है, right? One direct logic of this idea or this doctrine is this. अब इसको यहां पे लाओ. सी, अब मैं इसको क्या करता हूं, अप्लाई करता हूं. तो एक डॉक्ट्रिन आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन. Right? What is this doctrine of harmonious construction saying? That that क्या है? Fine. Fundamental rights और DPSP में एक बैलेंस होना चाहिए, right? और उसको चाहो तो थोड़ा एक्सटेंड कर लो, preamble, fundamental right and DPSP में एक बैलेंस होना चाहिए. But generally it is mostly for this कि भाई this, as per our learned Supreme Court lawyer, right, teaching 24 hours non-stop polity on online somewhat, right, full Lakshmikant. I don't say like this, but I'm simply saying, as per him ये भी right है, right? But यहाँ पे हम उनको sorry बोल के थोड़ा आगे चले जाते हैं कि भाई ये right नहीं है, जो आपने बोला वो right नहीं है, right? तो ये right है नहीं. अगर ये right होता तो फिर ये wrong होता है ना. ये लेफ्ट होता, कुछ तो होता भाई, है ना. तो लेट्स नॉट गेट इनटू द डायरेक्शनल कॉन्फ्लिक्ट, राइट है लेफ्ट है, हमें कोई मतलब नहीं. ये सिंपल है कि भाई डीपीएसपी एक डायरेक्टिव्स है, राइट, गिवन टू द गवर्नमेंट. तो ये डायरेक्शंस है, राइट. ये राइट कब बनेंगे, जब इनको लॉ में कन्वर्ट किया जाएगा, और तभी भी राइट नहीं बनेंगे. क्यों? बिकॉज दे आर नॉट जस्टिसेबल. फाइन, दे विल बी एट बेस्ट ट्रीटेड एज पॉलिसी, राइट, और स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, राइट, और मे बी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, बट नॉट जस्टिसेबल. So they are legal, constitutional, statutory maybe, right? Anything else, but not justiciable. So that is obviously they do not become right. ये डिमांड जरूर हो सकते हैं, अनुसार ये डिमांड्स हो सकते हैं लोगों की, राइट नहीं हो सकते, राइट. वही डिमांड राइट बनता है जिसके लिए स्टेट का कंपल्शन. So you can demand anything from your parents, right? But वो तुम्हें राइट नहीं देता है या उनको ऑब्लिगेट नहीं करता है. Fine, correct, right. So logically this DPSP gives a directive, right? It creates a legal obligation, constitutional obligation, in the sense that governments must be willing. Huh? Well, there are people they'll deal, right? So some student is not there. So they are not obligatory in that sense, right? Lekin if the government makes a law, then to an extent it becomes obligatory. That means you can demand. Legitimate हो जाता है, legal है, fine, right? No. Enforceable by law. By law. They are not per se enforceable. तो तुमने बोला हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम अपने बच्चे को स्कूल ले जाएं, राइट. बच्चा हमसे डिमांड कर सकता है कि भाई यस मुझे स्कूल ले जाओ, तो पेरेंट बोलेगा भाई जबरदस्ती थोड़ा ना कि मैं स्कूल ले जाऊं, राइट. मैं तुम्हें पार्क ले जा रहा हूं, तुम स्कूल जाना चाहते हो, किस टाइप के बच्चे हो? इज इट और नॉट? बच्चा ज्यादा सुधरा हुआ है, माँ बाप बिगड़े हुए हैं, भाई नॉर्मली ऐसे ही होता है, आजकल तो ऐसी ट्रेंड है ना. Fine. So logically, when the child will say कि you have a duty to take me to the school, right? Then the parent will ask a question कि भाई where it is mentioned, किस law में है? अब law में तो है नहीं, ये तो fundamental duties है जो non justiciable है, non enforceable है as such. इन fundamental duties को enforce करने के लिए law बनाना पड़ेगा. 86th Amendment 2002, right to education, Article 21A, right? Then now see. Now the child will say कि भाई there is an obligation, ये मेरा भी फंडामेंटल राइट है, फाइन, कि आप मुझे स्कूल लेके चलो, फाइन. फादर बोलेगा मेरा भी फंडामेंटल राइट है कि मैं घूमने जा सकता हूँ, मैं घूमने जा रहा हूँ बेटा, ठीक है, तुम स्कूल खुद चले जाओ, राइट. इंटरनल कोहेरेंस एंड अवॉइड्स अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट. यस पूजा, करेक्ट. बट तुम्हारे इस आंसर को समझने के लिए मुझे फिर से कुछ और आंसर ढूंढना पड़ेगा, है ना. सो डॉक्ट्रिन एंश्योर्स दैट डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ द लॉ आर ready together in a manner that maintains internal coherence and avoids unnecessary. Correct. But see, the simple bottom line kya hai? What is the bottom line? That if we take the example of these two, right, this doctrine can be understood more easily. When we take this and this, the purpose of the constitution maker kya hai? That both are necessary.
Yes, both are necessary. Why? तभी हमने एक को 3 बनाया, एक को 4 बनाया. Right? एक को 3 और एक को 10 नहीं बनाया. Factor लॉजिकल है भाई. वे क्यों पहला आर्टिकल लिखा जाएगा इंडिया दैट इज भारत shall be union of states? There has to be logic behind it, right? So logically, fundamental rights और DPSP को ऐसा बनाया गया कि भाई they will coexist. Understand? So they will coexist, and in general, there should not emerge a conflict between them. Right? In case of conflict, both have to be balanced in such a manner that they can maximize each other's utility. The ultimate purpose है पूजा. Right? When we are balancing several laws or several provisions of the constitution, we are trying to maximize their outcome and not minimize the outcome. Right? तो हम क्या कर सकते हैं कि भाई ये कैसे maximize होगा? तो ठीक है, हमने बोला okay fine. Right? कुछ provisions of DPSP, right, can be balanced, can be treated at par with the fundamental rights. This is not going to undermine in any form the spirit of the fundamental right and DPSP as visualized by the constitution makers. क्योंकि वो ultimately government को चाहते थे कि वो ऐसा करे. Fine? So that was the purpose, right? But because government in the purpose of doing this should not violate this, and that is why they made this justiciable and not this justiciable. तो ये collective interest के लिए है, ये इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए ब्रॉडली, राइट? एंड सो लॉजिकली कलेक्टिव इंटरेस्ट और इंडिविजुअल इंटरेस्ट को बैलेंस करना होगा, राइट? एक को दूसरे पे डोमिनेट नहीं करना है. बट जो बेसिक प्रीमाइस है क्या है कि एफआर विल सुपरसीड द डीपीएसपी. एफआर विल नॉट बी सबऑर्डिनेट टू डीपीएसपी. ये स्पिरिट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन. सो इवन इफ यू से कि वेलफेयर स्टेट, कलेक्टिव इंटरेस्ट, राइट, इट कैन नॉट डोमिनेट इंडिविजुअल इंटरेस्ट. इसलिए स्टेट की पब्लिक पॉलिसीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्राइवेसी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है. Right? The state which violates or tramples upon the individual liberty in the name of collective interest, right? Tomorrow it can trample upon the collective interest as well. Right? यही डॉक्ट्रिन है कि जो आज इंडिविजुअल लिबर्टी को अंडरमाइन कर सकता है वो कलेक्टिव को भी कर सकता है. तो जो भी स्टेट को ये पावर दी जाएगी कि वो अंडरमाइन कर सके, दैट इज समथिंग इलॉजिकल. यू कैन नॉट अंडरमाइन. दैट्स व्हाई फंडामेंटल राइट बिकम्स द बिगेस्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्टेट्स पावर. They are rule of law, fundamental rights. They are the first indication, or they are the most important indication of constitutionalism in the society. Right? So harmonious construction बोलता है कि भाई how do we manage these two? Right? Preventive detention है, individual liberty है. कैसे manage करोगे भाई? है ना? Right? Punishment है, लेकिन reform भी करना है. सिर्फ punish नहीं करना है. Right? So how? That is called doctrine of harmonious construction. Various elements of the constitution, various elements of a law, right? They should be so bound together that they can coexist without coming in conflict with each other, and in fact maximizing the impact of each other. That is harmonious construction. For example, अब amendment under Article 368 और amendment under Article 1 और 1 to 4, right? अब ये दोनों amendments हैं. See, don't be confused कि amendment नहीं है, amendment है. लेकिन 1 to 4 का जो amendment है वो 368 के equivalent नहीं है. That means what? One is an amendment, but one is not a constitutional amendment. Right? It will be treated as ordinary law of the parliament. Ordinary law क्या है? वो इतना ordinary नहीं होता, भाई statute है, parliamentary enactment है, right? So when we do an amendment under Article 1 to 4, and when we do an amendment under Article 368, right? The 368 will supersede 1 to 4. That is the logic. कि स्पेशल प्रोविजन होगा जो 368 में बनेगा, नॉर्मल लेजिस्लेशन होगा जो 1 to 4 में बनेगा. Right? Unless we do something, right, which is not authorized in that. तो हम टेरिटरी को देते हैं तो ये तो भाई नॉर्मल नहीं है. फाइन, टेरिटरी को एक्वायर करते हैं, चलो इसको नॉर्मल मान लिया हमने, लेकिन देना, राइट, नॉर्मल नहीं है. दैट इज व्हाट, द मोमेंट यू गिव अ टेरिटरी टू समवन, यू आर चेंजिंग द फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल 1, शेड्यूल 1. फॉर्मेट चेंज कर रहे हो ना भाई, कि अब तक ये हाथ मेरा, आज के बाद ये हाथ तेरा. फाइन, दिल तो दे सकते हो, हाथ नहीं दे सकते. वेरी डिफिकल्ट. फाइन, नहीं दे सकते ना भाई. तो जैसे तुमने बोला कि भाई तुम ये ले जाओ, क्या हुआ? सी, योर geographical political boundary has changed. So that's not easy. You acquire, change हुआ, right? लेकिन जो existing था वो disturb नहीं हुआ, कुछ कम नहीं हुआ, add हुआ. You understand? So ये provision जो है constitution का भी है कि भाई ठीक है, बढ़ा सकते हो, कम मत करना. कम करोगे तो permission लेनी पड़ेगी. Right? कैसे? Special permission, right? Constitutional amendment under Article 368, right? बाकी के लिए तुम normally कर सकते हो. Same way, right? The teacher tells the monitor to kindly maintain the discipline in the class, but you don't have to sit here and stand here and teach the class. You just maintain the discipline. If the monitor has to teach, he will have to take special permission,
राइट तो देखो इंस्ट्रक्शन यहां भी है और वहां भी है, राइट बट उस इंस्ट्रक्शन का कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटिमेसी ज्यादा हायर है, स्टेटस ज्यादा बड़ा है कंपेयर टू दिस वन. Whenever an amendment is done, you know what happens? The annexures are added, schedules are added. तो जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो चेंज हो जाता है. फाइन, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है. हमने बोला भाई 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट, राइट लोकल गवर्नमेंट कहाँ डालोगे? अच्छा 243 यहाँ पे करो, यहाँ डालो, राइट. अब ये किताब इतनी थी, अब ये किताब इतनी होगी, क्यों? हमने सारे प्रोविजंस डाल दिए, राइट. द मोमेंट वी ऐड द प्रोविजंस, व्हाट विल हैपन टू द लेटर प्रोविजंस? दे विल शिफ्ट. नो, कुछ तो शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट. अब हमने बोला ठीक है चलो प्रोविजंस लिख दो, इनके डिटेल्स मत लिखो. If you write the detail, right, somewhere the existing nature of this book, the structure, the design of the book will change. अगर सब कुछ तुम यहाँ लिखने लगे तो, फाइन. प्लस एक तरह से लिखने का सेंस क्या है कि हम खुद कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं ना. अभी कॉन्स्टिट्यूशन तो बना हुआ है, बट व्हेन वी आर अमेंडिंग वी आर मेकिंग इट अगेन. अंडरस्टैंड? अमेंडमेंट क्या है? रिन्यूअल ही तो है कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट. सो द मोमेंट वी से कि नाउ पूरी डिटेल लिखो भाई, पंचायत क्या है, ये क्या है, वो क्या है, तो हम लोग नहीं, ये मत करो. क्यों? क्योंकि इसके सैक्रोसैंक्ट नेचर को वॉयलेट करता है, राइट. क्यों? अगर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने 10 बुक्स बनाई हैं तो उसको 10 ही रहने दो भैया, 11 मत बनाओ, राइट. अगर हमें 11 की जरूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं? एक एग्जिस्टिंग एनेक्स्चर, एक एडिशन ऐड कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ शेड्यूल, राइट. इन द फॉर्म ऑफ अ पार्ट, एक पार्ट ऐड कर देते हैं, राइट. एक शेड्यूल ऐड कर देते हैं, पार्ट को ऐड करते हैं, उसमें बेसिक चीजें लिखते हैं, शेड्यूल में सारा डिटेल लिख देते हैं. शेड्यूल मींस व्हाट? एन एडेंडम टू द कॉन्स्टिट्यूशन. फाइन. See, so every provision, जैसे 368 है और आर्टिकल 1 है या 1 to 4 है, राइट. सेम वे प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन है. प्रेसिडेंट की पावर है, प्राइम मिनिस्टर की पावर है. अब देयर इज अ फाइन बैलेंस मेंटेन्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. तो जब भी हम उनके इंडिविजुअल रोल्स, अथॉरिटी, व्हाटएवर यू वांट टू स्टडी, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दैट, व्हाट डू वी डू? वी ट्राई टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि भाई व्हाट वाज द बेसिक रीजन फॉर क्रिएटिंग दिस पोजीशंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इसके पीछे जो फाइन लाइंस या फाइन प्रिंसिपल्स है वो क्या है. जब वो पता चल जाएंगे तो हम बैलेंस कर सकते हैं. बिकॉज प्रेसिडेंट कैन से कि भाई इट इज रिटन, आई एम द एग्जीक्यूटिव. हु आर यू? यू आर ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू मी, आर्टिकल 74. So president is the head of the state, he is the executive, right, and he governs through the officers subordinate to him. What is officer subordinate to him? तो president बोलेगा कि भाई तुम तो हो नहीं कहीं भी, right? I will have my own cabinet secretary, I will have my own principal secretary, and they will work for me. Where are you? Right? So फिर आर्टिकल 75 देखा जाएगा, there shall be council of ministers, right? और provisions देखे जाएंगे, भाई प्राइम मिनिस्टर कहाँ है? अच्छा प्राइम मिनिस्टर यहाँ लिखा हुआ है, तो प्राइम मिनिस्टर कौन है? Right? See, that is called harmonious construction. Every provision of the constitution may not outrightly seem to be in coexistence with the other, you understand? But through judicial interpretation, through law, through amendments, it has to be created that way. जब भी दो प्रोविजंस एक दूसरे से अलग अलग विजिबल होते हैं तो जुडिशरी क्या करती है? जुडिशरी क्या करती है कि भाई वो बोलती है चलो प्रियम्बल को देखो. तो जब भी एफआर और डीपीएसपी में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो हम कहां जाएंगे? प्रियम्बल पे जाएंगे. Preamble will, the judiciary will say, okay, look at the preamble gives us the sense कि भाई why it was there, why it was there. If the purpose mentioned in the preamble, the value mentioned in the preamble, if it is being served by treating this subordinate to this one, right, let's accept it. इंसान तो ऐसा हो सकता है दो प्रोविजंस एक दूसरे के अगेंस्ट दिख रहे हों, तो इन दोनों को एक लाइन में लाने के लिए हम क्या करेंगे? We'll go to the preamble, right? Preamble will give the light, it will throw the light कि भाई इफ इट्स आउटराइटली सीम्स कि भाई ये प्रोविजन और ये प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या ये लॉ और ये प्रोविजन एक दूसरे के अगेंस्ट आ रहे हैं, तो अल्टीमेटली इनका पर्पस क्या रहा होगा? प्रियम्बल से देखो, राइट. प्रियम्बल से वो पर्पस डिफाइन करो और एक को दूसरे के सबऑर्डिनेट मान लो या एक को इस कॉन्फ्लिक्ट से हटा दो, दूसरे को डोमिनेट मान लो. दैट इज हाउ दे डिसाइड. इट हैपेंस मेनी टाइम्स. भाई गवर्नर्स पोजीशन, गवर्नर वर्सेस चीफ मिनिस्टर, राइट. गवर्नर्स रोल विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, विद रिस्पेक्ट टू स्टेट गवर्नमेंट, बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस कोर्ट ने दिए. Minerva Mill case, why not all the DPSPs will be treated at par with fundamental right? So judicial acceptance that yes, DPSP can be treated at par with the fundamental right. In 1980, so we wanted to extend the protection to the other. 67 गोलकनाथ केस, 73, right? Basic structure आ गया. तो जो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी का जो बैलेंस है वो भी एक बेसिक स्ट्रक्चर, यू अंडरस्टैंड, राइट. दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. डीपीएसपी कभी भी फंडामेंटल राइट को कैप्चर नहीं कर सकता, फाइन. सो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन की डॉक्ट्रिन वहां पे यूज होती है, राइट. देन
Introducing the Prelims Target course and Prelims Test Series at Prodigy IAS. Designed for UPSC Prelims 2026, this comprehensive program offers in-depth classes on history, geography, science and tech, environment, polity and governance, and economy. Stay updated with current affairs and sharpen your skills with our Prelims Test Series consisting of 50 full-length tests covering all subjects along with CSAT. Join Prodigy IAS and stay ahead.